Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. Today we are here to deliver the next lecture of PPSC Lecture Math 2017, that is from question number 11 to question number 15. Dear viewers, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 PPSC Lecture Math 2017 की जानिब। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, वो कहता है co-factors of the elements of second row of determinant of this matrix. ऑप्शन नंबर A 39 3 11, B 6 5 4, C 3 11 minus 39, D 13 1 3। सवाल को समझने या उसकी ऑप्शंस की तरफ जाने से पहले जहाँ पर जो जो टर्म्स फोकस करनी है उनको पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो क्या हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपने फोकस करनी है, आपको पता होना चाहिए को फैक्टर्स क्या होते हैं। को फैक्टर बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो हमें हासिल तब होता है जब हम रिमूव कर देते हैं डेजिग्नेटेड एलिमेंट जो मैट्रिक्स में हो उसकी रोज और कॉलम। ठीक है, इसकी को फैक्टर की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी। तो डेफिनेशन को फैक्टर्स की आपके पास है, नंबर वी गेट when we remove the column and row of designated element in a matrix। designated की जगह आप कह सकते हैं नॉमिनेट जो किया हुआ है या जो फिक्स किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि को फैक्टर की क्या डेफिनेशन है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं किसको, 1 को, तो 1 जिस भी कॉलम में और जिस भी रो में आएगा उसको हम रिमूव कर देंगे। मीन्स यहाँ से आप ये कॉलम रिमूव कर देंगे, ये रो रिमूव कर देंगे, और ये जो मैं रेड कलर में मार्क करने लगी हूं ये चीज आपके पास क्या होगी, बेसिकली ये चीज आपके पास माइनर्स होते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, इसको आप माइनर कहते हैं। मतलब रो और कॉलम एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो आपने क्लिक किया है उसको लेते हुए उसके रेफरेंस से जो रो और कॉलम आपने डिलीट कर दिया, उसके बाद में बचने वाले जो चीज़ होती है या जो डिटर्मिनेंट बचता है, जो मैट्रिक्स आपकी हाफ फॉर्म में डिटर्मिनेंट बच रहा होता है, उसको आप माइनर कहते हैं। तो को फैक्टर की तरफ जाने से पहले आपको माइनर का पता होना चाहिए। मतलब 1 के लिए आपका माइनर क्या निकलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय -7, ये आपके पास माइनर हो गया। मीन्स को फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले किसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, माइनर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लेकिन अब हमारा सवाल क्या है, वो कहता है को फैक्टर फाइंड आउट करें इसके, लेकिन कौन सी रो के लिए, सेकंड रो के एलिमेंट्स के लिए। तो मैथमेटिकल उसको फाइंड आउट करते हैं कि वो कैसे फाइंड आउट होगा। तो क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है सेकंड रो पर आपने फोकस करना है, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, उसके लिए आपने को फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिए सेकंड रो आपके पास क्या है, ये आपके पास सेकंड रो है, दिस इज अ सेकंड रो। ठीक है, तो पहले मैं -4 के लिए को फैक्टर निकालने लगी हूँ। वो देखें कैसे, कि जिस भी कॉलम और जिस भी रो में 4 है उसको एलिमिनेट कर दें, उसको वहां से रिमूव कर दें, जो कि को फैक्टर की डेफिनेशन आपको बताता है। ये और ये रिमूव हो गया, तो आपने जो इसका -4 का को फैक्टर निकालना है वो आपके पास क्या होगा, वो बेसिकली आपके पास होगा 2 3 -7 9। ये तो अभी तक आपके पास क्या निकला है, माइनर है। ये भी आपके पास क्या है, माइनर और -4 आपने निकाल लिया। लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है को फैक्टर में। तो को फैक्टर के लिए आपने यहाँ एक एडिशनल काम करना होता है, वो आपके पास है -1, और इसकी पावर लेनी होती है रोज प्लस कॉलम। मतलब सेकंड रो थी और कॉलम कौन सा था, वो फर्स्ट कॉलम था। मींस जब माइनर के साथ आपने ये वाली चीज शामिल कर दी तो वो माइनर नहीं रही, अब वो क्या बन गया है, वो -4 का को फैक्टर बन गया है। तो -4 का को फैक्टर फिर आपके पास क्या होगा, इसको वैल्यूएट करें तो -1 होगा। इसका डिटर्मिनेंट खोल दें आप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 विल बी 18 और माइनस माइनस विल बी प्लस, 7 into 3 will be 21. So here you get answer -39. ठीक हो गया। अब देखें जिस ऑप्शन में आपके पास -39 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दें। मींस ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें -39 नहीं है, और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अब
या तो आप आगे चेक कर लें तो भी ठीक है, या आपको अभी से आंसर पता चल गया है कि -39 -4 पहले एलिमेंट का जो को फैक्टर निकाला है वो -39 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है। इसी तरीके से अगर आप क्या करें, या हमने गेस कर लिया -39 फर्स्ट नंबर पर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इस MCQ नंबर 11 की करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको मजीद वेरीफाई करना चाहें तो आप 3 के लिए भी को फैक्टर्स निकाल के चेक कर लें। तो अगर हम इस 3 के को फैक्टर्स निकालना चाह रहे हैं, इस 3 के, तो को फैक्टर की डेफिनेशन में क्या बताती है कि आपने वो एलिमेंट जो डेजिग्नेट किया है उसकी जो रोज है और जो उसका कॉलम है उसको आपने रिमूव कर देना है। ये यहाँ से रिमूव हो गया, मींस तो आपका इसका माइनर क्या निकला, 3 का माइनर आपके पास निकला है 1 2 3 9, और ये भी माइनर निकला है। इसको को फैक्टर में चेंज करने के लिए हमने -1 पर, अब ये देखें सेकंड रो है और कॉलम भी कौन सा है, सेकंड, तो ये आपके पास -1 पार 4 आएगा, तो दैट इज +1, और इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9 - 6 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपके पास जो 3 का को फैक्टर निकला है वो 3 निकला है। तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, -3 -39 3 और 11 आपकी ऑप्शन है। सो द अप्रोप्रिएट answer to this particular MCQ cofactor of the element of second row of determinant of given matrix is 39 3 and 11। स्टूडेंट्स PPSC लेक्चरर मैथ 2017 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपके पास कुछ इस तरह से है। अ सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस इक्वेशंस, और होमोजीनियस इक्वेशन का जो सिस्टम होता है उसको आप इस तरीके से लिखते हैं Ax = 0, मीन राइट साइड पर आपके पास 0 होता है। हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा अगर क्या हो, इफ ऑप्शन नंबर ए रैंक ऑफ ए = n, रैंक ऑफ ए <n, रैंक ऑफ ए <n, और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन की ऑप्शंस को कंसीडर करने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, या कुछ रिजल्ट्स हैं वो, उस पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं। सबसे पहले तो होमोजीनियस इक्वेशन का जो सिस्टम होता है उसका आपको पता होना चाहिए कि उसकी राइट साइड पर 0 होता है। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल या इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन दूं तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी, और फर्दर मैं कह रही हूं कि मैंने m इक्वेशंस लेनी है। मैंने कितनी इक्वेशंस लेनी है, m इक्वेशंस लेनी है और n अननोन्स लेने हैं। तो उसका जनरल स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, मतलब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये किस तरीके से लिखी जाएगी। A11 x1, A12 x2 so on up to A1n xn is equals to 0। सेकेंड नंबर पर A22 x1, A22 x2 so on up to A2n xn equals to 0। ये चीजें आपकी चलती जाएंगी ऐसे ही, और आपने कितनी इक्वेशंस लेनी है, m इक्वेशंस लेनी है। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और यहाँ पर ये अब आपके पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, mth इक्वेशन हो जाएगी, जिसको आप यहाँ पर लिखेंगे am2 x2 so on up to amn, क्योंकि n आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स है, इक्वल्स टू 0। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस इक्वेशंस इन n अननोन्स। ठीक है, ये हो गया। अब बात वो कहता है कि नॉन ट्रिवियल दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं आपके पास किसी भी सिस्टम के, ट्रिवियल हो सकते हैं या नॉन ट्रिवियल हो सकते हैं। जो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो आपके पास क्या होता है, जरा इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं या आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें सारे के सारे रूट्स आपके पास क्या आ जाए, सारे के सारे अननोन वो क्या आ जाए, आपके पास 0 आ जाए। मतलब x1 की भी वैल्यू 0, x2 की भी वैल्यू 0, xn की भी वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो ये आपके पास क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसको दूसरे अल्फाज में आप यूनिक कह देते हैं। और इसके लिए आपके पास कंडीशन होती है कि ए डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए डिटर्मिनेंट आएगा बेसिकली इन इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको लिखेंगे, मींस आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस इक्वेशंस आपके पास नॉन सिंगुलर बनना चाहिए, तो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है।
लेकिन हमारा सवाल नॉन ट्रिवियल पर है, तो नॉन ट्रिवियल आपके पास होगा मतलब जीरो के अलावा जो सोल्यूशंस निकलते हैं उसके लिए क्या कंडीशन है, तो उसके लिए आपके पास कंडीशन ये होती है कि पहले तो आपने जो डिटर्मिनेंट है उसको इक्वल टू जीरो रखना है। मीन्स आपके पास जो ये मैट्रिक्स बनती है कोफिशिएंट्स ऑफ एम होमोजीनियस इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स लेते हुए, तो वो आपके पास सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा यहाँ पर मैं एक एग्जांपल अगर आपको कोट कर दूं तो आपको आंसर बहुत क्लियर हो जाएगा कि रैंक ऑप्शंस में अब रैंक भी है। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देखें तो प्रीवियस जो आपको लेक्चर पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 के मिलेंगे, उसमें आपको रैंक की डेफिनेशन बताई हुई है। रैंक की डेफिनेशन बेसिकली चलिए दोबारा रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एचलन मैट्रिक्स और कॉलम एचलन मैट्रिक्स के नॉन जीरो रोज जो एचलन या रिड्यूस एचलन मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं उसको आप रैंक कहते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल कोट करने लगी हूँ ताकि आप क्या कर सकें, इनमें से ऑप्शन बेहतर तरीके से क्लिक कर सकें। मेरे पास एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। और एक इक्वेशन मैं ले लेती हूँ x प्लस 2y माइनस 3z। ठीक हो गई। और ये मैंने यहाँ पर आपको नॉमिनेट कर दिया है पहले कि मैंने कौन सा सिस्टम लेना है, मैंने होमोजीनियस सिस्टम लेना है, लिहाजा मैंने राइट साइड पे क्या लिया है, जीरो लिए हैं। तो ये मेरे पास सिस्टम हो गया किसका, होमोजीनियस इक्वेशंस का। और यहाँ होमोजीनियस इक्वेशन यहाँ पर आपके पास 2 हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ साथ, नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस मेरे पास कितनी है 2, और नंबर ऑफ अननोन्स देखें x y z, नंबर ऑफ अननोन्स वो आपके पास कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, लेकिन अगर तो वो सवाल में ये पूछता कि इक्वेशंस और अननोन्स में क्या रिलेशन है, तो बहुत वाज़िया है कि आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो ज़्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास क्या है, कम। लेकिन अभी उसने इक्वेशंस का जिक्र नहीं किया, उसने क्या कहा है, उसने अननोन्स और रैंक का जिक्र कर दिया है। तो रैंक क्या है बेसिकली वो ज़रा देखें, इसको यहीं पे कर लेते हैं। अगर मैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखूँ, आपके पास ये है 2 1 -1 1 2 -3। अब आप अगर यहां पर गौर करें तो हमारे पास जो ज्यादा से ज्यादा रैंक आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा बात आ सकती है, आई नहीं है, आ सकती है, वो 2 है। अगर मैं इसकी एचलन फॉर्म बनाऊं या रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाऊं, हो सकता है यहाँ पर ये 0 0 आए, लेकिन जो मैक्सिमम रैंक आ सकती है अभी इस चीज को देखते हुए वो 2 है। और नंबर ऑफ अननोन्स आपके पास क्या है, 3 है। तो रैंक या 2 हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास बेस्ट पॉसिबल आंसर फिर क्या हुआ, बेस्ट पॉसिबल आंसर ये हुआ कि रैंक को आपने कम रखना है, किससे, नंबर ऑफ अननोन से। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 तो क्या हो गई यहां से गलत। ऑप्शन नंबर 2 देखें, रैंक ऑफ ए, क्यों, क्योंकि ये जो मैंने जनरल एग्जांपल आपके पास कोई सी भी रैंडमली उठाई है, इसकी रैंक आपके पास क्या निकल रही है, इसकी रैंक आपके पास 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स आपके पास क्या है, वो 3 है। तो मतलब रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है। रैंक आपके पास 2 आ सकती है, मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा आई है। हो सकता है कि ये रो आपके पास 0 बन जाए, आप इसकी एचलन फॉर्म बनाए तो अगर ये 0 बन जाएगी तो रैंक 1 हो जाएगी, फिर भी रैंक 3 से तो कम ही रहेगी ना। तो ये चीज़ अभी इसको देखते हुए ये है कि रैंक जो है वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो करेक्ट वाला है इस एमसीक्यू का, जो कि आपके पास है, a system of m homogeneous equation ax equal to 0 has non-trivial solution if rank of a less than number of unknowns। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 13 पीपीएससी लेक्चरर मैथ्स 2017 में आपके पास क्या है, वो है द इंटरसेक्शन ऑफ टू इनफाइनाइट सेट्स। ऑप्शन नंबर ए ऑलवेज इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज फाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी मे नॉट बी इनफाइनाइट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन की तरफ गौर करने से पहले तो 2 टर्म्स यहाँ पर फोकस करने वाली हैं, वो कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन क्या है। तो यहाँ पर जो चीज़ हम लोगों ने फोकस करनी है वो 2 टर्म्स हैं, एक है इंटरसेक्शन और दूसरा है आपके पास इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर कर दूं तो वो ये है कि सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन अमंग द गिवन सेट्स। तो इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स पड़े होते हैं जो गिवन सेट्स में कॉमन हो।
मतलब ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो जितने भी आपको सेट्स दिए हैं उनमें कॉमन हो। अभी रिसेंट कंडीशन में उसने हमें 2 सेट्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उन एलिमेंट्स का सेट्स जो गिवन 2 सेट्स में कॉमन हो, मतलब एक जैसे हो, उनसे बनने वाला सेट इंटरसेक्शन की कैटेगरी में फॉल करता है। नेक्स्ट टाइम है आपके पास इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट आपके पास क्या होता है? इनफाइनाइट सेट बेसिकली लामहदूद को कहते हैं, ना खत्म होने वाला मीन जारी रहने वाला। तो इनफाइनाइट सेट आपके पास सेट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों उनको हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में फॉल करवाते हैं। तो क्वेश्चन की ऑप्शन की तरफ अगर हम मूव करें तो ऑप्शन को क्लिक करने से पहले हम लोगों को एग्जाम्पल्स कोट करनी पड़ेंगी। तो मैं पहले एग्जाम्पल कोट करती हूँ यहाँ पर कि मैंने 2 इनफाइनाइट सेट्स लेने हैं और उसको कंसीडर करते हुए उन पर कंडीशंस लगाते हुए मैंने इनमें से देखना है कि कौन सी मेरी ऑप्शन है और कौन सी नहीं है। तो मैं पहला आपके पास जो एग्जाम्पल कोट करने लगी हूँ वो ये है कि मैंने सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ले लिया है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। वो बेसिकली मेरे पास क्या होता है? वो मेरे पास ये है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है। दूसरा सेट, क्योंकि मैंने 2 लेने हैं ना, एक मैंने सेट ये ले लिया, दूसरा मैं सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेती हूँ। सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास क्या है? वो बेसिकली आपके पास होता है 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। अब अगर मैं बात करूं इनके इंटरसेक्शन पर, इंटरसेक्शन दोनों का सेट, वो मैं चले यहां पर लिख देती हूं। दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो वो मेरे पास क्या है? चलें इस तरफ कर लेते हैं तो दूसरी एग्जांपल कर लेंगे। मैं यहां पर लिख रही हूं इंटरसेक्शन, ठीक है। इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन बेसिकली आपके पास क्या होगा? जो इनमें कॉमन है। कॉमन क्या है? 0 है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन है। तो इन दोनों सेट्स का जो मैंने एग्जांपल आपको कोट किया, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स, इनका इंटरसेक्शन आपके पास आया 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो क्या है? इनफाइनाइट आ रहा है। मतलब 2 इनफाइनाइट सेट्स मैंने लिए थे और उनका इंटरसेक्शन लेने के बाद भी आंसर क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। चलिए अब मैं एक और एग्जाम्पल कोट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ सेट ऑफ, चलिए यहाँ पर कर देते हैं सेट ऑफ इवन और ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स ले लेते हैं। ऑड नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? ऑड नंबर्स आर बेसिकली 1, 3, 5 एंड सो ऑन। उसके बाद इवन नंबर्स आपके पास क्या हैं? इवन नंबर्स आपके पास हैं 0, 2, 4 एंड सो ऑन। अब जब इनका आप इंटरसेक्शन लेंगे 0 इंटरसेक्शन ई, तो वो बेसिकली क्या बनेगा? वो बनेगा एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। और एम्प्टी सेट आपके पास फाइनाइट होता है। क्यों फाइनाइट होता है जरा वो देख लें। एम्प्टी सेट आपके पास फाइनाइट होता है, क्यों? क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी 0 होती है, 0 फाइनाइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। वो कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 इनफाइनाइट सेट्स ऑलवेज इनफाइनाइट। ऑलवेज इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाली एग्जांपल जो है इस ऑप्शन को यहाँ से खत्म करवा रही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 2 इनफाइनाइट सेट्स लिए थे जिनका इंटरसेक्शन फाइनाइट आ गया है। तो उसका मतलब है पहली ऑप्शन तो यहाँ से क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है। उसकी वजह बनी ये वाली एग्जाम्पल। अब दूसरी ऑप्शन देखिए, ऑलवेज फाइनाइट। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल कोट कर रखी है कि 2 मैंने इनफाइनाइट सेट्स लिए, उनका इंटरसेक्शन लिया और आंसर इनफाइनाइट आया हुआ है। मतलब हमेशा फाइनाइट आंसर नहीं होता, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से खत्म हो गई। तो फिर कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है? दैट इज मे नॉट बी इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट है कि मे नॉट बी इनफाइनाइट। जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट ही आए, फाइनाइट भी आ सकता है। ये केस आपके पास है जहां आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, और ये वो वाला केस है जिसमें आपके पास आंसर फाइनाइट आ रहा है। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन या जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन की, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 इनफाइनाइट सेट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मे नॉट बी इनफाइनाइट। व्यूअर्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पीपीएससी लेक्चरर मैथ 2017 की जानिब। जो आपके पास क्या है वो कहता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट इफ एग्जिस्ट। अगर लीस्ट अपर बाउंड किसी सेट का एग्जिस्ट करता है तो ऑप्शन नंबर ए इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी फाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी यूनिक, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस की तरफ मूव करने से पहले जो टर्म आपको पता होनी चाहिए दैट इज बेसिकली लीस्ट अपर बाउंड, कि लीस्ट अपर बाउंड आपके पास क्या होता है। और लीस्ट अपर बाउंड आपको समझने के लिए पहले क्या टर्म पता होनी चाहिए कि अपर बाउंड क्या होता है आपके पास। तो अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होगी आपके पास?
तो आपके पास जो अपर बाउंड है, जिसको हम मेजरेंट ऑफ सेट भी कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होती है? उसकी डेफिनेशन ये है, एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑल द एलिमेंट्स इन अ सेट, कि एक ऐसा एलिमेंट किसी सेट का जो बाकी तमाम एलिमेंट्स से बड़ा हो या उनमें से किसी के इक्वल हो। मैं अगर एग्जांपल यहाँ पर कोट करूँ तो आपको मैं लिख दूँ कि अगर आप ए सेट ले लें और उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, तो अपर बाउंड्स इसके क्या हो जाएंगे? इस सेट के जो अपर बाउंड्स हैं वो बेसिकली क्या होगा? 3 4, इसे बड़े बड़े होते हैं ना अपर बाउंड, बड़े वाले 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखें, ये सारे आपके पास अपर बाउंड हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपने निकालना है वो बेसिकली आपके पास क्या है? वो क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या है? वो बेसिकली आपके पास सुप्रीमम की डेफिनेशन होती है। लीस्ट अपर बाउंड इज नोन एज, मतलब ये सारी टर्म आपके पास क्या होगी? सुप्रीमम। तो आपने अपर बाउंड्स निकाल लिए हैं इसके, ठीक है, और इन सब में से जो लीस्ट है, सबसे छोटा वाला है, वो आपके पास क्या है? 3 है। इसका मतलब है आप सुप्रीमम ऑफ सेट ए, वो आपके पास क्या आ चुका है? 3 आ चुका है, ठीक है। मीन सुप्रीमम को निकालने के लिए, ये लीस्ट अपर बाउंड निकालने के लिए आपने पहले सारे अपर बाउंड्स निकालने होते हैं, और अपर बाउंड्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि ऐसा नंबर जो बाकी रिमेनिंग सेट के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो या उनमें से किसी के इक्वल हो, ठीक है। तो सुप्रीमम जो होता है अपर बाउंड में से सबसे छोटे वाले को हम सुप्रीमम कहते हैं 3, और इस केस में ये 3 बिलोंग कर रहा है किससे? सेट ए से। अच्छा, यहां पर अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि वो कहता है कि इनफाइनाइट। अगर तो वो कहता है कि अपर बाउंड ऑफ अ सेट इनफाइनाइट, तो अपर बाउंड ज्यादा सारे हो सकते हैं, फिर हम ये ऑप्शन क्लिक कर सकते थे। लेकिन लीस्ट अपर बाउंड आपको नजर आ रहा है कि सुप्रीमम है, सुप्रीमम सिर्फ एक आया हुआ, तो वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से गई। अच्छा, दूसरा आप ये देखें कि जो यहाँ से हमें क्वेश्चन एग्जाम्पल हमें इंडिकेट करिए, ये कि 4 अपर बाउंड नहीं, लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता, 5 लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता, सिर्फ 3 हो सकता है इस सेट के लिए अपर बाउंड। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 ऑप्शन तो आपकी एलिमिनेट हो चुकी हैं, तो कौन सी फिर ऑप्शन है? ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपके पास ठीक है। क्या? कि आपके पास हमेशा सुप्रीमम यूनिक होता है, कि इस सेट का सिर्फ एक ही सुप्रीमम है, एक से ज्यादा सुप्रीमम नहीं हो सकता इस सेट का, और इस सेट का जो मैंने एग्जांपल कोट किया इसका सुप्रीमम 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और एमसीक्यू भी अक्सर बनता है, उसको अगर हम देख लें तो वो ये कहता है कि सुप्रीमम जो है वो सेट का हिस्सा होता है या नहीं। तो ये मैंने एग्जांपल आपको कोट कर दी है कि जिसमें सुप्रीमम 3 आया और वो सेट ए का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर एक और एग्जांपल अगर मैं कोट कर दूं, मैं अगर ए को लिख लूँ, इफ ए इज इक्वल टू 5 एंड 8, ओपन इंटरवल 5 8, तो आप इसके पहले अपर बाउंड्स निकालें। अपर बाउंड्स आपके पास क्या हो जाएंगे? अपर बाउंड्स ऐसे हैं कि जो बाकी तमाम एलिमेंट्स से क्या हो? बड़े हों या उनमें से किसी के बराबर हो। तो अपर बाउंड इसका 8 है, और उससे बड़े फिर अपर बाउंड्स 9 10 एंड सो ऑन हो जाएंगे। अगर मैं इसका सुप्रीमम निकालूं तो सुप्रीमम इज अ लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड सबसे छोटा वाला अपर बाउंड क्या है? 8 है। तो सुप्रीमम ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा? सुप्रीमम ऑफ ए इज बेसिकली 8, और अब की बार वो सेट ए का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अब की बार आपने ए सेट जो है ओपन इंटरवल लिया हुआ है, और ओपन इंटरवल में 5 उसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेट के अंदर हो, ठीक है, वो सेट के अंदर भी हो सकता है, सेट के बाहर भी हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपको यूनिकनेस वाला बताया, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट इफ एग्जिस्ट, दैट इज ऑलवेज यूनिक। सिर्फ एक ही लीस्ट अपर बाउंड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। डियर व्यूवर्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास क्या है? वो आपको कह रहा है द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट। ऑप्शन नंबर ए ऑलवेज बिलोंग टू सेट, ऑप्शन नंबर बी नॉट बिलोंग्स टू सेट, ऑप्शन नंबर सी मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इन ऑप्शन को कंसीडर करने से पहले जो पहली बात जो आप लोगों ने समझनी है वो क्या है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लोअर बाउंड क्या है। लोअर बाउंड बेसिकली आपके पास किसी सेट का वो वाला एलिमेंट होता है जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट से सबसे छोटा हो, मतलब बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट उससे बड़े हों, तो लोअर बाउंड आपके पास है। तो लोअर बाउंड आपके पास क्या है? एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। आम अल्फाज में एक ऐसा एलिमेंट जो सेट में मौजूद बाकी तमाम एलिमेंट से छोटा हो या उनमें से किसी एक के बराबर हो, तो उसको आप लोअर बाउंड कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर कोट करूँ, आपके पास एग्जाम्पल आपके पास है 5 6 7, ठीक है। तो इसके जो लोअर बाउंड्स होंगे वो बेसिकली आपके पास क्या होंगे? लोअर बाउंड्स आपके पास 5
फिर उससे छोटा क्या हो सकता है 4, 3, 2 एंड सो ऑन। ये तो हमने लोअर बाउंड्स निकाले, लेकिन हमारा सवाल लोअर बाउंड की तरफ नहीं, हमारा सवाल है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपके पास किसकी डेफिनेशन होती है? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम। तो इन्फीमम आप किसी चीज़ का क्या निकालते हैं कि जो आपने लोअर बाउंड्स निकाले हुए होते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा वाला होता है, इनमें से देखें सारों में से बड़ा क्या है? सारों में से बड़ा आपके पास 5 है, तो इसका मतलब है कि इन्फीमम ऑफ ए आपके पास आएगा बेसिकली 5, जो इस केस में किससे बिलोंग करता है? सेट ए से बिलोंग करता है। तो ये आपने इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना सीख लिया। अब एक और मैं एग्जांपल अगर यहाँ पर कोट कर दूं, अगर आप एक इंटरवल ले लें, चलें ले लेते हैं 5 से 8 इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके सबसे पहले आप लोअर बाउंड्स निकालें। लोअर बाउंड्स क्या हैं? उसी तरीके से 5, 4, 3 एंड सो ऑन, ये सारे लोअर बाउंड है। लेकिन हम लोगों ने तो बात करनी है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो बेसिकली इन्फीमम होता है। तो इन्फीमम ऑफ ए आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। लेकिन अब की बार ये 5 बिलोंग नहीं करता है ए से, क्योंकि ए तो आपके पास क्या है? एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का हिस्सा 5 और 8 नहीं है, उनके दरमियान वाले नंबर्स हैं, लेकिन 5 और 8 उसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल्स कोट कर दी हैं। हम मूव करते हैं अपनी ऑप्शंस की तरफ और देखते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन क्यों गलत है, इन 2 एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए। कहता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट ऑलवेज बिलोंग टू सेट। पहली ऑप्शन में ऑलवेज हमेशा बिलोंग करेगा सेट से, लेकिन यहाँ पर तो एक ऑप्शन मैंने आपको दे दी है, एक एग्जांपल दे दी है जिसमें इन्फीमम तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो सेट का हिस्सा नहीं है। मतलब पहली ऑप्शन को यहाँ दूसरी एग्जाम्पल ने नलीफाई कर दिया, वो यहाँ से वैनिश हो गई, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती। दूसरी देखें, नॉट बिलोंग टू सेट, कि सेट से बिलोंग नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तो मैंने आपको एग्जांपल दे रखी है कि इन्फीमम एग्जिस्ट किया है और वो सेट से बिलोंग भी करता है। मतलब सेकंड ऑप्शन को यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल ये वाली इसने निगेट कर दिया, मतलब ये भी यहाँ से फारिग हो गया। अब यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो आपके पास कौन सी है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि यहाँ पर इन्फीमम बिलोंग करता है और यहाँ पर इन्फीमम बिलोंग नहीं करता सेट से। तो हमारे पास जो बेस्ट आंसर है, ये जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 का, वो ये है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट, ऑप्शन नंबर सी, मे और मे नॉट बिलोंग टू सेट, के सेट का हिस्सा हो भी सकता है और सेट का हिस्सा नहीं भी हो सकता। तो डियर व्यूवर्स, ये थे आपके पास पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।